यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो कि होगा व्यंजन संधि। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। और हम आपको बता चुके हैं कि स्वर संधि तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। देखिए व्यंजन मतलब क्या होता है कि व्यंजन मतलब कि वो ऐसे वर्ड जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो वर्ड होते हैं दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आते हैं अ, आ, ई और व्यंजन में आते हैं क, ख। ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने स्वर संधि को ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्वर संधि में होता क्या था कि स्वर के बाद स्वर आता था, स्वर के बाद स्वर आता था, तो ये था स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन या स्वर मतलब पहले कुछ भी रहेगा। पहले व्यंजन आ सकता है या फिर स्वर आ सकता है, बाद में स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। मतलब कि स्वर संधि में स्वर के साथ केवल स्वर का मिलन हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मिलन हो सकता है। तो ये अंतर है व्यंजन और स्वर संधि में। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत धनहार, उत धनहार तो आप त देखेंगे तो ये जो त है ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसमें अ का मंत्रा नहीं लगा हुआ है, तो ये व्यंजन है। और ह भी व्यंजन है। तो इन दोनों व्यंजन को मिलने के बाद क्या हो गया है? उद्धार बन गया है। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया गया उद्धार, और पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कौन सी संधि है। ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है व्यंजन संधि। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है आपको इनको कि जब आधा त और ह जुड़े हैं तो क्या हुआ है? द बन गया है। इसी तरह सत धन धर्म ये मिला तो क्या बन गया? सद्धर्म। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आधा त है ये किसी भी वर्ड से मिलने के बाद द बना रहा है। द जो आधा ध इसमें इंक्लूड रहता है इसको बना रहा है। उसी तरह अगला देखेंगे तो आच्छादन। तो आ है जो कि एक स्वर है और इसके साथ छादन जुड़ा है और ये मिल करके क्या बन गया है? आच्छादन। तो कवर करेंगे इसके सभी प्रकारों को तथा इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में उन सभी प्रश्नों को भी कवर कर देंगे जो कि बार बार आपके जो एग्जाम है वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपने स्वर संधि में देखा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसी तरह व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नियम को। तो जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग का, अब वर्ग क्या है तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये जो होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं। जब ये क से शुरू हुआ है तो ये क वर्ग हो गया। इसको हम कहेंगे क वर्ग, इसको हम कहेंगे च वर्ग, इसको हम कहेंगे ट वर्ग, इसके बाद आता है त वर्ग, इसके बाद आता है प वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है तो क वर्ग में तीसरा वर्ण है ग, तो इसको कहा जा रहा है। अब इस रूल में कहा गया है कि किसी भी वर्ग का, मतलब कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि पहला मतलब क्या है? या तो क हो, या तो च हो, ट हो या त हो या फिर प हो,
इनमें से किसी का भी, इनमें से अगर कोई हो और इसका मिलान किसी भी वर्ण के तीसरे या फिर चौथे वर्ण से या फिर य र ल व से या फिर किसी स्वर से होता है तो जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, उसका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि मतलब कि किसी का पहला हो, जैसे कि या तो क हो पहले, या फिर च हो, या फिर ट हो, या फिर त हो, या फिर प हो। इनके बाद अगर तीसरा या फिर चौथा, किसी के बाद तीसरा या फिर चौथा आ जाए। जैसे कि तीसरा या चौथा का मतलब क्या, तो जैसे क आ गया और क का तीसरा कौन होता है, क वर्ग का, तो ग। अगर क के बाद ग आता है तो क्या होता है ये बताया गया है, ये हो जाएगा उसका तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। हर किसी का तीसरा हो जाता है, यही आपको रूल समझना होगा। देखिए यहाँ पे रूल में बताया गया है कि वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, मतलब कि या तो क च ट त प, इसमें से कोई आ जाए और उसके बाद मतलब प्लस के बाद उसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा, यानी कि अगर क आ रहा है तो उसी वर्ग का ग आए या फिर घ आए, या फिर इसके अलावा अगर य र ल व ह आ जाता है या फिर कोई स्वर आ जाता है तो तीसरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दिक धन अंबर हुआ है, तो यहाँ पे क आ गया है, लेकिन क के साथ क्या जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है। तो हमने जो रूल है उसमें क्या देखा कि या तो उसका तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो। तो यहाँ पे एक स्वर आ गया है, तो जब स्वर रहता है तो क्या होता है, जो ये है क, इसका तीसरा बन जाता है। तो क का तीसरा कौन बनेगा, ग है। यानी कि देखिए यहाँ पे आधा क और अ को जोड़ के क्या बन गया है, ग बन गया है, क्योंकि क का तीसरा क्या है, ग है। इसी तरह यहाँ देखिए दिक धन गज, तो यहाँ पे क है जो कि पहला है और इसके बाद ग आ गया है। तो ग क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि रूल में कि अगर तीसरा या चौथा है तब भी तीसरा होता है। तो आधा क और ग को मिला करके क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे वाक है, मतलब कि पहले पहला वर्ण है, आधा क है, उसके बाद एक स्वर आ गया है। तो अगर स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा आए तो हर कंडीशन में तीसरा ही होगा। अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ इस तरह पूछा गया होता वाट धन इस, तो क्या बनता, अब इस ट का तीसरा बन जाता। अब इस ट का तीसरा कौन है, ड है, तो ई बन जाता वाडिश, वाडस बन जाता है इसका। तो इस तरह आपको देखना होगा कि उसी का तीसरा बने। जैसे कि आप देखेंगे कि अच धन अंत, अच धन अंत, तो च तो पहला है तो रूल के अनुसार ये पालन कर रहा है। इसके बाद स्वर आ गया है, तो जब किसी भी पहले के बाद स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा। तीसरा क्या होगा च का, तो च छ ज। यहाँ पे आपने देखा है कि च का तीसरा क्या है, ज है। तो जब ज है तो यहाँ पे ये ज बन जाएगा, यानी अच धन अंत बराबर हो जाता है अजंत। यहाँ पे देखिए ज आ गया है। उसी तरह अच धन आदि, तो ये जो आधा च है ये पहला है, क्योंकि रूल में बताया गया है कि पहले पहला वर्ग आना ही चाहिए, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये एक स्वर है। तो अगर पहले वर्ड के बाद तीसरा स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। किसका तीसरा, तो इसका तीसरा। तो च का तीसरा क्या होगा, पहला होता है च, दूसरा होता है छ और तीसरा होता है ज, यानी कि बन जाएगा ज। उसी तरह सेम टू सेम अगर ट वाले में देखें, जो कि अब देखेंगे कि ये तीसरा वर्ग है, तो ट में क्या होता है कि ट के ड में बदलना। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सठ है, उसके बाद आनंद, तो ये ट का तीसरा हो जाएगा। इस ट का तीसरा क्या होता है, तो ट ठ और इसके बाद क्या हो जाता है, ड। तो हम आधा, मतलब कि अगर ये बन रहा है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ का मंत्रा है। तो आ का मंत्रा होने का ये तीसरा मतलब कि पूरा हो जा रहा है। इसी तरह सठ धनयंत्र, तो यहाँ पे ट है, ये पहला वर्ड का मतलब कि वो पहला है वर्ड, और उसके बाद य आ गया है। तो हमने वहाँ पे बताया है आपको कि या तो किसी भी वर्ड का तीसरा या फिर चौथा वर्ड आए, या फिर य र ल व ह आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए। अगर कोई भी स्वर आएगा तब भी, य र ल व ह आएगा तब भी, तीसरा या चौथा वर्ण आएगा तब भी,
हमेशा और हमेशा उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है और इस नियम से ढेर सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसी तरह उदाहरण दे दिए जाएंगे। जैसे कि दे दिया जाएगा कि षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए, षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन दे दिया गया सट धन अनन, उसके बाद से सट धन आनन, षड धन आनन, और इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें आपसे सीधे संधि विग्रह पूछ लेता है। जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए षड दर्शन को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा, तो हमको पता है कि जब देखिए परीक्षा में आप देखेंगे कि हमको दे दिया है कि षड दर्शन, इसका संधि विच्छेद करिए, षड दर्शन। तो जब इसका संधि विच्छेद करना होगा तो संधि विच्छेद में होता क्या है कि जब दो अलग अलग बनते हैं तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दर्शन एक शब्द है, लेकिन षड एक शब्द है, लेकिन ये ड नहीं होना चाहिए। और ड को आप देखेंगे तो ये कौन है, तीसरा है, मतलब तीसरा है ड, ट ठ ड, तीसरा है। तो अब आप याद करिए कि व्यंजन संधि में वो कौन सा रूल है कि जिसमें उत्तर में हमेशा तीसरा आता हो। तो उत्तर में तीसरा आने के लिए बस एक ही रूल है कि शुरू में पहला होना चाहिए। तो इस ड का पहला क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सट और उसके बाद से दर्शन। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा। जैसे दे दिया तदुपरांत, तदुपरांत, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उपरांत है वो तो एक शब्द है, लेकिन तद क्या है, यहाँ पे तद का तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्या है, तो द तीसरा है, और अब जो द तीसरा है तो किस नियम में तीसरा बनता है, तो ये बनता है व्यंजन संधि के पहले नियम में, और उसमें होना क्या चाहिए, तत् धन उपरांत। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना सीखना होगा। और इसका अगर आप आसान देखें, अगर आसान मतलब आसानी तरह से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण है उनको याद करना होगा, उनको पढ़ना होगा बार बार, तभी आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहले जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब के एग्जामों में व्यंजन संधि और विसर्ग को भी जोड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो त का द में बदलना, तो देखिए त क्या है, पहला है, और ये बदल जाएगा किसमें, द में। द मतलब द में ही क्यों बदलेगा, क्योंकि जो ये त है इसका तीसरा होता है द, त थ और इसके बाद तीसरा हो जाता है द। कब बदलेगा, जब त के साथ कोई भी स्वर आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण खुद आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य व र ल ह आ जाए। तो यहाँ पे एक स्वर आया है तो तत् धन उपरांत, यहाँ पे एक स्वर है पहले, तो स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है, तीसरा बन जाता है, यानी कि द बन जाएगा तदुपरांत। उसी तरह सत धन आशय, तो यहाँ पे पहला वर्ण है, पहला वर्ण के बाद स्वर आ गया है, तो स्वर आने के बाद क्या हो जाता है, इस त का तीसरा हो जाता है, तो त का तीसरा होता है द, सही उत्तर हो जाएगा सदाशय। उसी तरह तत् धन अनंतर, ये हो जाता है तदंतर। देखिए ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये लगभग आप देखेंगे कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में डबल फायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए जो अंतिम वर्ग है प वर्ग, तो प में अगर कोई होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ब में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प फ उसके बाद क्या होता है ब। तो अप धन द, अप धन द, तो ये प है, और प के साथ यहाँ पे द आ गया है, तो यहाँ पे अध होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको अप धन ज, तो ये बन गया है अपज, क्योंकि यहाँ पे ये जो है तीसरा है, ये ज है क्या है, तीसरा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ज वाला क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर तीसरा या चौथा आता है तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, इसका तीसरा बनेगा, हमेशा इसका तीसरा बनता है। जो ये है जो पहले है प्लस के, इसका तीसरा बनता है, आपको इस बाद वाले का तीसरा नहीं बनाना है। तो व्यंजन संधि का आपने जो पहला रूल देखा उसमें क्या था कि अगर किसी भी वर्ण का पहला अक्षर आ जाए, क च ट त प, और इसके बाद पहले तो ये आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो व्यंजन संधि का पहला नियम नहीं होगा। पहले ये आते हैं क च ट ट प, इनमें से कोई भी, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर य
र, ल, व, ह और इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा और हमेशा इसका तीसरा बनेगा। मतलब क रहेगा तो ग बन जाएगा, च रहेगा तो ज बन जाएगा, ट रहेगा तो ड बन जाएगा, इसी तरह आगे भी। तो देखिए व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि या तो क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इसमें से किसी अगर कोई भी प्लस के पहले हो और इसका मिलन या तो अंग से हो जाए, इया से हो जाए, ज से हो जाए, अड़ से हो जाए, न से हो जाए या फिर म से हो जाए, यानी कि प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाए। अगर प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाता है तो क्या होगा, तो जो पहले क रहेगा ये बदल जाएगा अंग में, जो च रहेगा ये बदल जाएगा ज में, ट रहेगा ये बदल जाएगा अड़ में, त रहेगा ये बदल जाएगा न में और प रहेगा ये बदल जाएगा म में। तो ये तो बेहद आसान है, क्योंकि आपको देखना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ गया और उसके बाद से जो अंग, इया, ज, अड़, न और म इनमें से कोई आ जाता है किसी के साथ, तो जो क रहेगा उसको हम अंग में बदल देंगे, च को हम ज में बदल देंगे, ट को हम अड़ में बदल देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आसानी हो। क को हम बदल देंगे अंग में, च को बदल देंगे ज में, ट को बदल देंगे अड़ में, त को बदल देंगे न में और इसके साथ प को बदल देंगे म में। ये इसका रूल है। यहाँ पे देखिए जो क है किसमें बदल रहा है, अंग में, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उदाहरण देख लीजिए, वाक धनमय। वाक धनमय, तो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्लस के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे म आ गया है तो इस क का क्या हो जाएगा, तो क का हो जाता है अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय। इसी तरह प्राक धनमुख, तो यहाँ पे किसी भी वर्ण का पहला आ गया है और यहाँ पे म आ गया है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अगर म आता है तो क्या बदल जाएगा, क बदलेगा। क किस में बदल जाएगा, तो अंग में बदलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि क अंग में बदलता है, च ज में बदलता है, ट अड़ में बदलता है, त न में बदलता है और प म में बदलता है। आप देखेंगे कि ये थोड़ा हार्ड है स्वर संधि की अपेक्षा, लेकिन अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। खास करके जो भी यूपी SSC है या फिर SSC में जो भी हिंदी वाले एग्जाम है, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ट रहता है, ये अड़ में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है सट धन मूर्ति। तो यहाँ पे देखिए ट है, किसी भी वर्ण का पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। हमने आपको बताया था कि अंग, इया, ज और न या फिर म इनमें से कोई आ जाए तो जो ट रहेगा ये बदल जाएगा किसमें, अड़ में, ये हो जाएगा षणमूर्ति। षणमुख है तो इसमें सट धन मुख। ये जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है, ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ त और न में बदलने का उदाहरण देख लिए। तो ये है उत धन नति। तो इसमें जो देखिए ये पहला वर्ण है, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, त है, और इसके साथ आ गया है न। तो जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ न आ जाता है या फिर इया आ जाता है, अंग आ जाता है, तो वहाँ पे त जो बदल जाता है किसमें बदलता है, न में। तो ये हो जाएगा उत धन नति बराबर है उन्नति। जगत धननाथ बराबर हो जाता है जगन्नाथ। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। उसी तरह जो प होता है ये बदल जाता है म में। तो इसका रूल वही था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद म आएगा तो क्या बदल जाएगा, प म में ही बदल जाता है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है, इसमें कहा जाता है कि त के बाद यदि किसी का तीसरा चौथा, मतलब कि देखिए ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, या फिर य र व या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो जो ये त था ये बदल जाएगा किसमें, द में। ये त किसमें बदल जाएगा, द में। या फिर म के साथ अगर क से म तक, जैसे कि क ख ग घ अंग च छ ज कोई भी वर्ण आ जाए, तो म की जगह पे मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक के वर्ण बन जाएगा। जैसे कि जैसे म के बाद अगर कोई भी वर्ण आ जाता है और अगर क से आएगा तो इसमें अंग बन जाएगा, च से आएगा तो इया बन जाएगा। इस तरह ये तीसरा रूल है, आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए म के बाद क से अंग तक का आ गया है, ये आ गया है ख।
तो जब म के बाद ख आया है तो क्या हो गया है, इसका जो ये वाला आया है, इसका जो अंतिम वाला है मतलब पांचवा वाला है वो बन जाएगा। पांचवा इसका क्या होता है, तो देखिए ख ग घ और अंग होता है, तो ये बन जाएगा इस पे अंग। उसी तरह सम धन गम, तो सम ये गम है, तो जब म के बाद कोई भी वर्ण आ गया और ये ग है तो इस ग का पांचवा बन जाएगा। तो इसका पांचवा क्या होता है, अंग होता है, क्योंकि क ख ग घ अंग। उसी तरह म के बाद अगर च छ ज इया में से कोई आएगा तो क्या बन जाएगा, हमेशा इया बन जाता है। जैसे यहाँ पे किंचित आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है। इसी तरह म के बाद अगर कोई भी ट ठ ड ढ के कोई भी आता है तो क्या बन जाएगा, हमेशा अड़ बन जाएगा, क्योंकि इसका अड़ का ये होता है पांचवा वर्ण। मतलब कहने का मतलब ये है कि म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वहाँ पे उसका पांचवा बन जाएगा लास्ट वाला। जैसे कि अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, न होता है, ये पांचवा उसका बन जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए म के साथ त थ द ध न आया है तो यहाँ पे इनका मतलब लास्ट वाला क्या होता है, न होता है, तो संतोष बन जाता है। यहाँ किन्नर बन गया है, संदेह बन गया है, मतलब कि इन सब का पांचवा क्या है, न है। तो ये पांचवा वर्ड बनने वाला ये नियम है। इस तरह कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। तो चौथा नियम ये कहता है कि त से परे, मतलब कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, त को छोड़ करके च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, मतलब कि त के परे अगर त को त आने के बाद, मतलब कि त पहले आ गया और उसके बाद च या छ आने पर च हो जाएगा। च या छ कोई भी आ जाएगा तो च हो जाएगा। ज या झ आएगा तो ज हो जाएगा। ट या ठ आएगा तो ट हो जाएगा। ड या ढ आ जाएगा तो ड हो जाएगा। ल होने पर ल बन जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि प्लस से पहले तो त है, उसके बाद अगर च और ज आता है तो हमेशा क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा, च बन जाएगा। झ या फिर ज या फिर झ आता है तो इसमें क्या बनता है, ये पहला वाला बन जाता है। उसी तरह ट या फिर ठ आता है तो इसमें पहला वाला बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए उत धन चारण, तो यहाँ पे त के बाद क्या आ गया है, च आ गया है। तो जब त के बाद च आ जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि च और छ के बाद क्या आता था, तो बनता था च। तो इस तरह आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप इन रूल्स को नहीं याद रखना चाहते, आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों को याद करना होगा। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि का एक कॉमन रूल है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए। जैसे कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है, उत धन डयन। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उत धन लास। तो बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ। तो पांचवा रूल ये कहता है कि यदि त का मिलन स से हो तो त को च में और स को छ में बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर त हो लास्ट में और शुरू में छ हो, अगर इस तरह का मिलन होता है तो जो ये त है इसको बदल देंगे च में, और जो ये स है इसको बदल देंगे छ में। जैसे कि उत धन श्वास, यहाँ पे देखिए आधा त है और यहाँ पे ये वाला स है, तो ये बदल जाएगा आधा च और छ में। उसी तरह उत धन शिष्ट, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट में। सत धन शास्त्र, तो ये त है और त के बाद ये बड़ा स आ गया है, तो जो त रहता है ये आधा च में बदल जाता है और जो स है ये छ में बदल जाता है। तो इस तरह सच्छार्थ हो जाता है। छठवां रूल ये कहता है कि जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। मतलब कि यदि त का मिलन ह से होगा, अगर पहले त रहेगा बाद में ह रहेगा, तो इस तरह इसको हम बदल देंगे द में और ह को बदल देंगे ध में। तो इस तरह ये हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, उद्धार, यहाँ पे क्या था, पहले त था बाद में ह है, तो त को हम बदलते हैं किसमें, आधा ध में। यहाँ हमने आपको बताया त को बदलते हैं आधा द में पहले और उसके बाद से द में। तो ये इसके उदाहरण है। तो बढ़ते हैं आगे। चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें यह है कि हमने पूरी अच्छी तरह से जो व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर दिया है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सातवां इसका नियम ये कहता है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, जैसे कि अ, आ, ई, उ, अगर इसके बाद छ आ जाता है तो क्या करना है आपको कि जब उसका रिजल्ट आप बनाएंगे तो इस 6 से पहले आधा च जोड़ देंगे। बस यही कहता है स्वर व्यंजन संधि का सातवां नियम। जैसे कि संधि धन छेद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्वर आ गया है,
तो इस स्वर के बाद जब छ आता है तो इस छ में आपसे पहले आपको क्या जोड़ देना है, च जोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे स्वर आ गया है उ का मंत्रा, यहाँ पे छ आ गया है तो इससे पहले आपको क्या जोड़ देना है, आधा च। जैसे अनुधन छेद बराबर है अनुच्छेद।